जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज जो अपनी चल रही है, आज हम उसमें आपकी सेकंड बुक जो है इंडिया वाली, उसके फर्स्ट चैप्टर जो इंडिया पॉपुलेशन पर आधारित है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों का है वो अभ्यास करने जा रहे हैं। आप भी अच्छे से प्रश्नों को समझकर जवाब दीजिएगा और लास्ट में आपको अपने मार्क्स हैं वो भी शेयर करने हैं। एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। तो लीजिए साहब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 216, 382, 221 या 358? 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार बिल्कुल वो है 382, और साथ में यूनिट भी ध्यान रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आए तो वहां पर इस यूनिट को जरूर लिखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? 4 राज्य आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे अधिक पॉपुलेशन किस स्टेट की है? आपको पता है अपने सिलेबस में 2011 के जो प्रोविजनल डाटा है वो दिए गए हैं और उसी के अनुसार आपको उत्तर है वो देना है। तो सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है, बिहार 3 नंबर पे आता है और वेस्ट बंगाल है वो 4 नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है कि भारत का विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है? भारत का वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां? क्या होगा सही उत्तर? और सही उत्तर है 2। अब देखिए यहां पर मैं गूगल नॉलेज की बात गूगल बाबा की नहीं करूंगा, भी इंडिया की सबसे ज्यादा हो गई, ये है वो है। 2011 में जो भारत की पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसके आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यही ध्यान देना है। जब आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे तब बात हम आगे अलग से कर लेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चों का गूगल वाला जो नॉलेज है वो डिस्टर्ब कर देता है। चलिए साहब, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या यानी जनसंख्या नहीं जनगणना है वो कब हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी ये बताना है। क्या होगा सही उत्तर? शानदार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा ऑप्शन 1881 में पूरे भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। और आपको पता है पहली जनगणना जो कुछ क्षेत्रों में हुई थी वो हुई थी 1872 में। और यह भी ध्यान रखिए भारत में हर 10 साल बाद जनगणना है वो की जाती है। 2011 के बाद में 2020-21 में होनी थी, लेकिन कौन आ गए? कोविड साहब आ गए और उसकी वजह से काउंटिंग है वो नहीं हो पाई और अभी भी डिले है वो चल रही है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर ही बताना है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस स्टेट की है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 स्टेट बताए गए हैं। इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा है डेंसिटी, ये आपको यहां पर बतानी है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बिहार। बिहार की, राज्यों में बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात करें तो आपको पता है सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो किसकी है? दिल्ली की है। और कितनी है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहां तो ऑप्शन दिल्ली में है ही नहीं, तो उसके बाद ऑप्शन बिहार है। और बिहार की अगर आप डेंसिटी की बात करें तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 1029 है। देखिएगा अगर बिहार ऑप्शन में नहीं होता और फिर इनमें से कोई और स्टेट दिया होता तो 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल आ जाता फिर आपका। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का आपको मिलता है। यूपी की बात करें तो 829 है, 829 है। तो कुछ सामान्य जानकारी भी हमने कर ली साथ में। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। लो जी, आ ही गया, हमने बात भी कर ली है पहले। तो इंडिया में सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? और वो है अरुणाचल प्रदेश। और अभी बताया आपको कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला प्रश्न है जी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि के घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं भाई? वो हैं जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। और आपको यह भी पता है जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कारक कहा जाता है। और जबकि प्रवास को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरित, मोटिवेटेड है ये। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो गया अपना? ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय यानी 10 सालों की, 2001 से 2011 के बीच, लास्ट जनगणना वर्ष अपना 2011 है अब तक का, तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 ही हो गया, 17.16, 17.64% पॉजिटिव, यानी बढ़ी है जनसंख्या। अगला प्रश्न है जी, भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनगणना वर्ष, बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से इसको समझिए। पहले तो आपको याद है हमने 1901 से लेकर 2011 की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े देखे हैं, वहीं से ये प्यारा क्वेश्चन उठाया गया है कि भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनगणना वर्ष कौन सा है। दशकीय 10 साल की बात हो रही है, लेकिन जिस साल जनगणना होती है उससे पहले वाले के बीच का जो गैप है 10 सालों का, वो आधार है। तो जनगणना वर्ष 21, 51, 71 या 2011। तो सही उत्तर है जनगणना वर्ष वो है 1971, यानी 1961 से 1971, इन 10 सालों की बात करें तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर देखी गई। और वो कितनी देखी गई? 24.80। पिछले अगर हम 100 सालों की बात कर लें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो 1971 की जनगणना में काउंट हुई, यानी 1961 से 1971 वाला जो दशक है उसके दौरान। और वर्तमान वाली बात कर ही ली अपनों ने, कितनी है? 17.64% की 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अवधि में, टाइम पीरियड में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? आपको पता है गत 100 वर्षों के आसपास के टाइम पीरियड में एक बार पॉपुलेशन घटी है, वो बताना है कौन सा टाइम है। तो वो है 1911 से 1921 के बीच। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भी, 1911 से 1921 के दौरान है वो भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 11वां, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? खूब सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ी वो टाइम पीरियड यहां देखकर बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। याद कीजिए जनसंख्या वृद्धि के हमने 4 जो फेज है, जो प्रावस्थाएं हैं वो पढ़ी है, उन्हीं का टाइम पीरियड यहां पर दिया गया है। और उनमें से जनसंख्या विस्फोट का टाइम पीरियड है वो कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन 3 हो गया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की? बहुत प्यारा प्रश्न। केंद्र सरकार ने अपने लास्ट जो भी अंतिम जो युवा नीति है, राष्ट्रीय युवा नीति, वो कब प्रारंभ की? 4 में, 14 में, 19 में या 23 में? क्योंकि टाइम पीरियड तो सबका, मंथ की बात करें तो फरवरी ही लिखा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो है फरवरी 2014, फरवरी 2014। इसी के साथ एक और ध्यान रख लीजिएगा भी, भारत के अंदर कौशल विकास और उद्यमिता के लिए भी नीति बनाई गई थी। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए जो नीति बनाई वो कौन सा ईयर है उसका? 2015 है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में एक चीज छोटा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा भी, राष्ट्रीय युवा नीति जो 2014 वाली है उसमें युवा की परिभाषा है वो क्या रखी गई? तो वो रखी गई 15 से लेकर 29 वर्ष को युवा समूह के अंदर शामिल है, वो किया गया है। अगला प्रश्न है जी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव, लीजिए भाई कुछ मध्य पर्सन आ गया, ये तो कुचील पर्सन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव है, ऐसा भी कोई पर्सन है? पर है तो है भाई, पूछने को कुछ भी पूछ ले तो हम इसका भी अभ्यास कर लेते हैं।
तो वो है जी 6,40,867, 6,40,867, 640,867, 640,867, 640, यानी 6 लाख से अधिक गांव हैं 2011 के अनुसार। एक की बात करें तो 2001 में 5,80,781 के आसपास गांव थे। तो चलो इस कुचील प्रश्न को भी देख लेना, भी गांव की संख्या कितनी है, 6,40,000। अगला प्रश्न जी, मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? कम से कम कितने दिन काम करे भी तब हम उसको मुख्य श्रमिक मानेंगे उस व्यक्ति को। बहुत प्यारा प्रश्न। क्या होगा टाइम पीरियड भी? बिल्कुल चौथा ऑप्शन 183 दिन, और जिसे हम कहते हैं लगभग कितना टाइम हो गया, 6 महीने का टाइम हो गया। तो 183 दिन कम से कम व्यक्ति काम करे तो उसे मुख्य श्रमिक मानेंगे। लीजिए साहब एक प्रश्न और, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की श्रमजीवी जनसंख्या, काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? लगाइए जी दिमाग, श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में, 2, 3, 4 या 5? क्या होगा सही उत्तर? या 3, यानी और 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है, ध्यान रख लेना, 2 नंबर ऑप्शन में 3 है। कई बार क्या होता है ऐसे लिख देते हैं बच्चे, उत्तर 3, ये लो जी 3 लगा दिया यहां पर। अरे भाई 3 तो उत्तर है इसका, और वो 3 यानी अंदर का उत्तर, ये 3 किस ऑप्शन पे है यहां तो वो भरना होता है, और वो कौन सा है? 2। ध्यान रख लेना, ऐसी मूर्खता बहुत बार हो जाती है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो होता है मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक जो कम से कम 183 डेज काम करे। दूसरा कौन सा होता है? सीमांत। और तीसरा ग्रुप कौन सा बनाया उन्होंने? अश्रमिक की बात है वो की। तो मुख्य श्रमिक हो गया, उसके अलावा सीमांत श्रमिक हो गया जो साल में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, वो सीमांत, और जो बिल्कुल निठल्ले हैं वो अश्रमिक। अगला है जी, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? आपने भाषा परिवार है वो पढ़ा है, भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण 4 टाइप पढ़े हैं, चारों यहां पर दिए गए हैं, और इनमें से यह बताना है सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने लिखा है, और वो है जी ऑप्शन 3, भारतीय आर्य भाषा समूह है। इस प्रकार की भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, और आपको बता दूं यहां पर जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, असमिया, ये सारे इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, और ये इसका बाहुल्य कितना है? 73% का है। चीनी तिब्बत की परिवार की अगर हम बात कर लें तो वो कितनी है? 0.85% है। ऑस्ट्रिकिया निषाद की बात करें तो वो 1.38% आपको मिलता है। द्रविड़ जो साउथ वाली है उसकी बात करें तो 20% है। तो सबसे ज्यादा तो कौन सी होगी? भारतीय आर्य, और 2 नंबर पे कौन सी होगी? फिर चीनी तिब्बती भाषा की बात है वो आती है। चलिए साहब अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी भाषाएं हैं सूचीबद्ध है, कितनी भाषाएं इसके अंदर शामिल है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? और सही उत्तर है बिल्कुल 22 भाषाओं को इसमें जगह है वो मिली हुई है अब तक। राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा को लेकर लंबे टाइम से प्रयासरत हैं राजस्थान के लोग, लेकिन अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है राजस्थानी भाषा। तो वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है जी, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत, बोडो, मणिपुरी या हिंदी? आप सबको पता है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। जबकि बात करें संस्कृत, बोडो और मणिपुरी की, ये तीनों ही सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ये तीनों ही सबसे कम बोली जाती है, संस्कृत, मणिपुरी और बोडो। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो ये था आज का आपका सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट 18 जो क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया होगा और बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आज आपने प्राप्त की है। अब जल्दी से आप अपना टोटल स्कोर करें, अपना इंट्रो देते हुए कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।